तो दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट से। जैसा कि आप लोग को पता है एनसीईआरटी बुक में बायोलॉजी के अध्याय 1 में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन इस चारों टॉपिक को एक ही अध्याय में कर दिया है। अध्याय 1 लिख दिया है उसका जैव प्रक्रम, और उसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन चारों को उसमें ऐड कर दिया है। जबकि हम सभी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव एवं उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग के सामने रखेंगे। सबसे पहले हम जो उस पाठ के निचोड़ है, सारांश है, उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो आया हुआ क्वेश्चन हो या जो संभावित क्वेश्चन हो उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो से आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। एनसीईआरटी बुक में आप लोग को जैव प्रक्रम ही मिलेगा, लेकिन अब हम जैव प्रक्रम में हम पोषण के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा को देख लेते हैं। तो वे सभी प्रक्रम या वे सभी प्रक्रिया, उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप जिससे जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है। उन जैव प्रक्रम उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिससे जीवों में अनुरक्षण का कार्य होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस बनाए रखता है। तो देखते हैं क्या कैसे कह रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों में अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस होता है, तो मेंटेनेंस करने का जो प्रक्रम होगा उसको जैव प्रक्रम कहेंगे। आगे कह रहा है कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि प्रकाश संश्लेषण की, जैसे कि 10th क्लास में आप लोग को मेन पेपर में बार बार ये देता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो समीकरण है वह क्या है। हम सभी के प्रकाश संश्लेषण के जो प्रक्रिया है उसका परिभाषा भी देंगे। तो सबसे पहले पोषण है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्रकाश संश्लेषण की जो ये है समीकरण है, इसलिए इस समीकरण को ध्यान दीजिएगा। मेन पेपर में आप लोगों को इसमें देता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है तथा इसके समीकरणों को लिखें। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की ये समीकरण हम सबसे पहले ही दे दिए हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब पाठ का नाम है पोषण। तो पोषण क्या होता है? तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैव प्रक्रम हेतु उनका उपयोग करते हैं। तो जो पोषण होता है इसमें जैव पोषक तत्वों को ग्रहण किया जाता है जैव प्रक्रम के उपयोग के लिए। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण की बात की जाए तो वैसा पोषण जिसमें कोई किसी पर निर्भर नहीं करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे हम। तो ऐसे थोड़ा सा जब पोषण की बात हो रही है तो यहाँ हम बता देते हैं कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्व कहने से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें स्व का मतलब कि अपने से पोषण। तो अपने से पोषण कौन करता है? तो अपने से पोषण है कि जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। तो स्व पोषण मुख्य रूप से आप लोगों को पेड़ पौधों में मिलेगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता हो, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो करता है वो मुख्य रूप से तो पेड़ पौधे ही करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो करता है उसी को हम लोग स्वपोषण कहेंगे। परपोषण जो किसी न किसी रूप में दूसरे पर डिपेंड करता है, जैसे कि मनुष्य है तो मनुष्य मुख्य रूप से पेड़ पौधों की से जो प्राप्त होता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। अगला है कि प्रकाश अभिक्रिया। एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो मुख्य रूप से प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। प्रकाश यहाँ कह दे ही रहा है कि प्रकाश और अभिक्रिया,
तो वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का प्रथम चरण हेतु जल का प्रकाशिक अपघटन होता है प्रकाश अभिक्रिया कहलाता है। इसका ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन हम ये समझेंगे इसको। यदि कहना होगा प्रकाश अभिक्रिया क्या है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, हालांकि यहाँ प्रकाश संश्लेषण जो दे दिया है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो प्रकाश की उपस्थिति जरूरी ही रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, तो हम अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण के बारे में कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, दीर्घोत्तरीय में भी आया हुआ कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें जो उपयोगी पदार्थ है उनका प्रकाश संश्लेषण की विक्रिया क्या है, जो उसके आवश्यक घटक है उनकी चर्चा करें। ऐसे करके 5 नंबर के वाला क्वेश्चन दिया है, तो इसलिए इस विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तो हम मोटा मोटी भाषा में ये कह देंगे कि पेड़ पौधे ना जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल एवं क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार करने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यहाँ आप लोगों को इसका ये समीकरण दिखा ही दिया गया है। तो यदि आप लोग को कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, तो इसका डेफिनेशन लिख करके और आप लोग इस समीकरण को जरूर दे दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग अब पूरा नंबर फिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखिए, हाँ, एक यहाँ परिभाषा में स्पष्ट यह कर दिया है कि सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो यही 4 गो वर्णक है इसका। इसी के मतलब कि उपयोग से अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब स्वपोषण के बारे में हम चर्चा करते हैं। स्वपोषण क्या होता है? स्वपोषण वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग स्वपोषण कहते हैं, जैसे कि आपको जैसे पहले बताए हैं। अब स्वपोषी जीव क्या होते हैं? स्वपोषी जीव या स्वपोषी कहेगा तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव या स्वपोषी। और जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं जो जीव, स्वपोषी और परपोषी एक आएगा। तो सब कुछ समझ यहाँ लिखा ही रहे, ये मत सोचिए आप लोग, कुछ अपने से भी सोचिए। स्वपोषी कह रहे हैं यहाँ, तो स्वपोषी का मतलब होता है जो जीव किसी न किसी रूप में किसी पर डिपेंड करता है, तो अपना भोजन किसी की सहायता से संश्लेषित करता है, लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं परपोषी। और जो अपने से बनाता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको कहते हैं स्वपोषी। अगला है अपघटक, तो मृतजीवी को ही अपघटक कहा जाता है। आगे कह रहा है कि अपमार्जक, वैसे जंतु जो अन्य जंतुओं के सड़े गले मांस को खाते हैं और उसी क्रम में तापमान की सफाई भी कर देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। तो अब इसकी एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग की प्रकृति में ऐसा कोई, जैसे मान लीजिए कि गिद्ध हो गया, तो जब कोई मवेशी मर जाते हैं तो उसको खा करके और उसका तो भोजन हो ही जाता है, वो पर्यावरण को शुद्ध रखने में, साफ करने में वो हेल्प करते हैं। अगला है स्टोमाटा, तो पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, जिनकी मदद से गैसों का आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है ना, उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। पत्तियों के जो छिद्र पर होते हैं, छोटे पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या इसका कार्य है? तो गैसों का आवागमन करता है।
पाचन के बारे में देखेंगे। तो ये सारांश है, इसलिए हम डीपली इस पर नहीं देख रहे हैं, बस सारांश से छोटे उसको थोड़ा सा टच करते हुए निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देखेंगे। पाचन वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जटिल और अघुलनशील भोज्य पदार्थों का विखंडन सरल घुलनशील तथा उदकों द्वारा ग्रहण करने योग्य पदार्थों में होता है, पाचन कहलाता है। पाचन का मतलब पचाना समझ लीजिए आप लोग। पीत क्या होता है? तो पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका स्राव यकृत द्वारा। तो इस देखिए, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन निकलेगा। पीत हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है, तो यहाँ एक हरा रंग कह दिया, एक क्षारीय द्रव है, और इसका स्राव यकृत से। 3 गो क्वेश्चन आप लोग को निकल गया। पीत का स्राव कहाँ से होता है? यकृत से। पीत की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय। और पीत का रंग कैसा होता है? तो हरा रंग का होता है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को आ गया सामने। अगला है कि पित्ताशय यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित पीत को संचय करने वाली छोटी थैली नुमा रचना पित्ताशय कहलाता है। पित्ताशय, पीत प्लस आशय, पित्ताशय का संधि विच्छेद करेंगे तो पीत प्लस आशय। आशय का मतलब कि घर होता है, और पीत का मतलब कि पीत है। तो पीत जहाँ रहता है, इकट्ठा रहता है, उसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। और देखिए यहाँ इसमें से एक और ऑब्जेक्टिव बना दिया कि जो पित्ताशय क्या होता है, यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। यहाँ तो हम बताएं कि यकृत द्वारा पीत का स्राव होता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये सब पढ़ाने के बाद, ऑब्जेक्टिव करने के बाद में आप लोगों को हम एक इसी सभी में से एक टेस्ट रहेगा, एक सभी के मिला जुला एक टेस्ट लिया जाएगा 10 या 15 क्वेश्चन, और उसमें से आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है इसकी जांच की जाएगी। तो इसलिए इस सब बातों पर आप लोग बढ़िया से देखिएगा। पित्ताशय हो गया। अगला है अग्नाशयी रस। तो अग्नाशय से स्रावित होने वाले रस को अग्नाशयी रस कहा जाता है। इस रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस नामक ये सब क्या होता है कि एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? तो अग्नाशयी रस से। अगला है विलाई। तो छोटी आंत के आंतरिक सतह पर पाए जाने वाले अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो अवशोषण में भाग लेते हैं, विलाई कहलाते हैं। भोजन के जो पाचन होता है, तो छोटी आंत में जो आता है भोजन, पूर्ण रूप से पाचन होता है ना छोटी आंत में, तो उसमें विलाई के द्वारा ही अवशोषण का कार्य होता है। तो यदि एक बातों पर ध्यान दीजिएगा कि छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो विलाई के द्वारा। ये विलाई ध्यान दीजिएगा। कर्माकुंचन क्या है? पास नली की दीवारों में तथा सिंचिन की क्रिया एकांतर होती है, इस क्रिया कर्माकुंचन कहते हैं। ये भोजन को ले जाने वाली प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषी अंग एवं प्रकाश संश्लेषी अंग, ये क्या होता है? पत्तियों की प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। हरित लवक जो होता है और प्रकाश जो पत्तियों में प्रकाश को कह रहा है कि पत्तियों की प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवक प्रकाश संश्लेषी। मुख्य रूप से जो हरित लवक, यही आप समझिए कि हरित लवक जो होता है उसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। क्लोरोफिल से क्वेश्चन आता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पाए जाने वाले वर्णक सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है, क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल से एक क्वेश्चन आता है कि पहले ये क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोफिल क्या होता है? तो उसी में पाया जाने वाला एक वर्णक है क्लोरोप्लास्ट में। अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का द्वितीय चरण जिसमें CO का अपचयन या स्थिरीकरण होता है, CO2 होना चाहिए यहाँ पर। अप्रकाशीय विक्रिया कहलाती है क्योंकि इसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होती है।
कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का द्वितीय चरण जिसमें CO2 का अपचयन या स्थिरीकरण होता है, जिसमें मतलब कि हई प्रकाशीय अप्रकाशीय कह रहा है तो हम लोग समझेंगे साफ साफ कि जिसमें प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है। प्रकाशीय विक्रिया जिसमें प्रकाश की उपस्थिति होती है और जिसमें प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती उसको अप्रकाशीय क्रिया कहते हैं। तो कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसके द्वितीय चरण में होता है। अगला है मृतजीवी पोषण। तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। हाँ, मृतजीवी कहने से इसका तात्पर्य है कि मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण जो प्राप्त करता है उसको मृतजीवी पोषण कहते हैं। पर पोषण, तो पर पोषण की बात तो हम पहले ही बता दिए हैं कि वह पोषण है जिसमें जीव किस न किस रूप से दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कूटपाद, अमीबा में पाई जाने वाली रचना जो भोजन अंतःग्रहण तथा चलन में मदद करते हैं। कूटपाद की बात आई तो अमीबा की बात आई तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है कि सभी क्रियाकलापों को करने के लिए एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि भोजन को अंतःग्रहण करने के लिए कूटपाद होते हैं। आया करे कि सीलिया, ये पैरामीशियम के शरीर पर पाए जाने वाले प्रसरण अंगक है। पैरामीशियम क्या होता है? तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव ही है। तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो सीलिया उसके शरीर पर पाए जाने वाले अंग होता है। पाचक रस, पाचन प्रक्रियाओं से निकलने वाले पाचक रस कहलाते हैं। जो पाचन की क्रिया जो होती है ना उससे जो रस निकलते हैं उसको पाचक रस कहा जाता है। मनुष्य आहार नल करें, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन हेतु निर्मित विशेष अंग को आहार नल कहा जाता है। यह मुख गुहा से लेकर के मलद्वार तक, आहार नल मुख गुहा से होकर के आहार नाल तक जाता है और ये मुख्य रूप से पाचन की क्रिया के लिए मदद करता है, आवश्यक होता है। एंजाइम, जटिल भोज्य अणुओं का खंडन कर छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करने वाला जैव उत्प्रेरक अभिकर्मक एंजाइम कहलाता है। जो जटिल भोज्य अणु होता है ना उसको खंडन कर देता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। अपेंडिक्स, यह मनुष्य के आहार में पाए जाने वाला एक अवशेषी अंग। अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसका मुख्य रूप से कोई कार्य नहीं होता है। तो ये मनुष्य के आहार नाल में कौन सा अंग जो होता है अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। एमाइलेज, लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो एमाइलेज क्या करता है? ये जो स्टार्च को मोल्टोज में परिवर्तित करता है। मोल्टोज में ये परिवर्तित करने का काम करता है। मोल्टोज में ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो गया है। एनामेल होता है, डेंटाइन के ऊपर एनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर का सबसे कड़ा भाग यदि कहा जाए तो वो एनामेल हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि शरीर का सबसे कड़ा भाग तो ये एनामेल, दांतों का एनामेल। दंत परत क्या होता है? दोनों के ऊपर पाई जाने वाली अस्थाई परत, सॉरी यहाँ दोनों के बदले में दांतों होगा। दांतों के ऊपर पाई जाने वाली अस्थाई परत जो दांतों को अच्छी तरह साफ है नहीं करने पर बनती है, दंत परत कहलाती है। अब अगला है दंत अस्थिक्षय। दोनों दांत, फिर यहाँ मिस्टेक किया गया है, दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करने से बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके दांतों में छेद बना लेता है, इसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। बार बार दांत की बात आती है तो यहाँ दांतों का सूत्र क्या होता है? 21-23 बटा में 21-23 करके होता है। अब ये रहा प्रमुख पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? जैसा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सब बताया गया है,
मनुष्य के आहार नाली में अवशेषीय अंग कौन सा है? तो ये है अपेंडिक्स। ये हम लोग सारांश में देखे हैं। अगला एक निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन सा है? तो प्रोटीन का पाचन है। अगला क्वेश्चन, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाए हरे पौधों में। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि को हम लोग सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि। अगला है कि पाचन कार्य संपन्न होता है कहाँ? तो ये यदि जठर रस के द्वारा संपन्न, पाचन रस जो होता है, पाचन का कार्य जो होता है किसके द्वारा संपन्न होता है? तो जठर रस के द्वारा संपन्न होता है। और यदि ये कह देगा अंग में से, तो छोटी आंत में पूरी तरह से पूर्ण रूप से होता है। अगला है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो ये 32 दांत होते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है कि ग्रहणी भाग है किसका? तो ग्रहणी जो भाग होगा छोटी आंत का भाग है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरे भाग में। हरे पौधे हरे क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताए हैं हम, क्लोरोफिल के कारण। छोटी स्कर है कि अंतः कोशिकीय पाचन होता है। अंतः कोशिकीय पाचन अमीबा में। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये एटीपी हो जाएगा। ऊर्जा गृह कहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो शरीर में ऊर्जा का जो उत्पादन का प्रक्रम है श्वसन है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव के जो आहार नाल है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, उपयुक्त में से सभी। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है किसमें? तो ये होती है हरे पौधों में। स्वपोषण किसमें होता है? तो स्वपोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यदि मान लिया जाए कि इसमें यदि ये दे देता है कि स्वपोषण किसमें होता है, तो पेड़ पौधा दिया रहता है तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है?
तो पतिया जो होता है प्रकाश संश्लेषी। मृतोपजीवी का उदाहरण है दीजिए, तो गोबर छत्ता मृतोपजीवी है। अरे कि यीस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो ये कवक वर्ग का। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान बताइए, तो क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है किसका? तो यह आहार नाल का हिस्सा है। किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन यीस्ट में। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो इलियम के द्वारा। अगला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है क्या? कार्बोज। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर है कूटपादों के द्वारा। कूटपादों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी है, जिसको क्षुद्रांत भी कहा जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। कूटपाद किस में पाया जाता है? तो जो कूटपाद है मुख्य रूप से अमीबा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण किस में कब होता है? ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो ये दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को मृतजीवी। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। कुछ क्वेश्चन अलग पार्ट से दिया गया है, जिसको आप अभी भी याद कर लीजिएगा या फिर बाद में भी कर लीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बार बार कर देंगे, ताकि आप लोग समझ जाइएगा अच्छा से। वो क्वेश्चन बार बार आएगा तो आप लोगों को दिमाग पर हो जाएगा, जिसकी वजह से याद हो जाएगा। अगला है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? CO2 होता है कि क्लोरोफिल होता है कि सूर्य का प्रकाश होता है कि इनमें से सभी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को कूटपादों के द्वारा। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है? ये देख लीजिए। तो
ये आप ध्यान दीजिएगा कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी की लंबाई जो होता है ना शाकाहारी जंतुओं से कम होता है। स्वपोषी पोषण के निमित्त मूलभूत आवश्यकता क्या है? स्वपोषी भोजन के निमित्त मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये H2 ध्यान दीजिएगा, यहाँ H2 होना चाहिए, 2 छूट गया है, तो इनमें से सभी, यहाँ H2 होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। अमीबा में भोजन के अंतःग्रहण का मुख्य माध्यम क्या है? ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब आप लोग समझिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह है कुटपाद। ग्रहणी इनमें से किसका भाग है? तो ये ग्रहणी इसमें छोटी यत का भाग होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और इसी प्रकार सब्जेक्टिव वीडियो हम डालते हैं। यदि आगे भी क्वेश्चन है, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी के पास ये क्वेश्चन पहुंचे, ताकि सभी को इससे लाभ हो। अगला क्वेश्चन है, ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगल द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो है टाइलिन। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक जोड़ में कितने जोड़े दांत होते हैं? प्रत्येक जबड़े की बात की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ यदि इसमें 10 होता तो 10 और 10 20 कर दिए होते हम। यदि 10 दिया होता ऑप्शन में कहीं तो 10 और 10 20 कर देते, लेकिन यहाँ 10 नहीं दिया है, उससे कम दिया है 8, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबड़े की बात की जा रही है, दांत देख करके यहाँ 32 मत कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ दांत देख करके कितने जोड़े दांत होते हैं या 32 मत कीजिएगा, यहाँ जबड़े की बात कह रही है। तो यहाँ यदि 10 से होता तो हम लोग 10 को ही सही करते, लेकिन यहाँ 8 दिया है उसके समकक्ष में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 जोड़ा। इसी प्रकार के वीडियो आप लोग को यदि चाहिए, आप लोग देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिले। धन्यवाद।